जय हिंद साथियों। मैं सुनील वर्मा ऑक्सीजन अपने डीसीटी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू करने की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा है 31 मार्च 2021। अर्थात वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में पीडीएस के तहत राशन वितरण किया जाता है और इसका एक मुख्य मकसद यह होता है कि देश के सभी लोगों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराना रीजनेबल प्राइस पर और जो है उचित समय पर। तो लेकिन महत्वपूर्ण क्या साथियों, जैसा कि हम देखे हैं कि कोविड-19 के तहत जब बहुत सारे श्रमिक अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो उसका एक बड़ा कारण यह था कि वह जहाँ पे रहते थे, जिस प्रदेश में रह के वह काम किया करते थे, वहाँ पर चूंकि वहाँ के लोकल नहीं थे, इसलिए उन्हें ये जो पीडीएस के तहत जो राशन मिलता है वह नहीं मिलता था। तो इसके कारण जो समस्या दिखी, उसी को ध्यान में रखते हुए या कह सकते हैं कि अन्य और भी कारण हैं, जैसे कि एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो राशन का वितरण किया जाता है उसमें वितरण करने वाले जो दुकान वाले हैं वो कभी कभी उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो राशन खरीदने वाला व्यक्ति है वह सिर्फ उसी की दुकान से राशन खरीद सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह योजना लाई जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी अपना राशन ले सकता है। साथ ही साथ इससे एक बड़ा फायदा यह मिलेगा कि जो दुकान वितरण करने वाली हैं इसे पीडीएस को यानी जो अनाज वितरित करती हैं वो दुकानें, वहाँ पे अब आपके लिए यह नहीं रह जाएगा कि आप किसी एक फिक्स दुकान पर ही ले, बल्कि आप किसी भी दुकान पर जाके अपना राशन ले सकते हैं। तो इस तरह से यह अब जो है इसके लागू हो जाने से पूरे देश में जो है कहीं भी किसी भी समय इसे लिया जा सकता है। ओके, एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस जो योजना है, योजना में हाल ही में मिजोरम, उड़ीसा और सिक्किम, ये तीन और राज्य इससे जुड़ गए, अर्थात इन तीन राज्यों ने भी वन नेशन वन राशन कार्ड में जुड़ने की अपनी सहमति दी है। हालांकि अभी तक इसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये तीन राज्य लगातार इससे न जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? हमें यह बताना है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज से आप अगर कुछ याद कर पा रहे हो तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में बीएससी है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये दो बड़े नाम निकल के आते हैं। इसी तरह का यह एक स्टॉक एक्सचेंज है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इसमें वो कंपनियां लिस्टिंग की जाएंगी जिनमें जो सोशल काज से काम करती हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसी भी कंपनियां होती है, आप देखेंगे जैसे एक अरविंद आंख अस्पताल, यह एक क्या है, फर्म है, एक कंपनी है और इस कंपनी का काम करने का पूरा उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा करना, अर्थात लोगों की जो आंख की समस्या या लोगों का रोज ट्रीटमेंट करती है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित। कौन सी कंपनी? अरविंद आंख अस्पताल। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है बल्कि सोशल काज होता है। तो ऐसी कंपनियों को भी फंडिंग उपलब्ध कराना यानी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, इसी को ध्यान में रखते हुए यह सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया गया है। ओके, और इस स्टॉक एक्सचेंज का भी जो है रेगुलेशन कौन करेगा? सेबी। जैसा कि हम जानते हैं कि सेबी ही जो है स्टॉक एक्सचेंज के, चाहे वह बीएससी हो, एनएससी हो या अन्य जो भी, उनके लिए रेगुलेशन का काम कौन करती है? सेबी। तो सोशल इसका भी रेगुलेशन कौन करेगी? सेबी। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि आईआईएफसीएल, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो वह बनाए गए हैं टी.आर. जयशंकर। ओके, एक महत्वपूर्ण बात कि जो आईआईएफसीएल है इसकी स्थापना की गई थी 2006 में और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाया जाता है वह उसकी लाभ तुरंत नहीं मिलता बल्कि वह दीर्घ काल में उसका लाभ मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग या कह सकते हैं कि निजी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। तो इस दीर्घकालीन लाभ निकलने की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह आईआईएफसीएल बनाया गया है और यह
जो दीर्घकालीन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसके लिए यह फंडिंग करता है, अर्थात उसके लिए यह लोन देता है। ठीक, महत्वपूर्ण बात क्या है कि AIIFCL अभी जब आर्थिक मंदी थोड़ा सा शुरू हुई थी लास्ट ईयर में, तो इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी और लग रहा था कि यह दिवालिया हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इसे पुनः जीवित रखा, और साथ ही साथ अब इसका प्रबंध निदेशक बदल दिया गया है ताकि यह सही से काम कर सके। ओके, तो इसलिए यह प्रबंध निदेशक किसे बना दिया गया, PR जयशंकर को। तो यह हमें नहीं भूलना है कि यह जो IIFCL है यह दीर्घकालीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय ऋण उपलब्ध कराती है। ओके, और एक तो हमने आपको बता ही दिया कि प्रबंध निदेशक कौन होगा, PR जयशंकर। स्थापना कब हुई, 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आतंक फैलाने वाला तूफान है, अर्थात एक तूफान आया हुआ है भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, वह उसका नाम क्या है, उसका नाम रखा गया है निसर्ग। पश्चिमी क्षेत्रों का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ओके, ये हो गया भारत, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी क्षेत्र, ये है पूर्वी। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। अभी आपको याद हो हमने चर्चा किया था जब कोविड-19 के प्रभाव के साथ साथ एक एम्फन तूफान आया था। एम्फन तूफान कहाँ आया था, ये बंगाल की खाड़ी से निकल के यहाँ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रभाव फैलाया था। ओके, तो ये अरब सागर की ओर से, ये देखिए भारत का पश्चिमी छोर है, ये पूर्वी छोर, ये पश्चिमी छोर। पश्चिमी छोर में एक तूफान आया हुआ है जिसकी हमने चर्चा की, उसका नाम है निसर्ग। निसर्ग कहाँ पे प्रभाव डाल रहा है, ये है गुजरात और ये है महाराष्ट्र। ओके, गुजरात और ये महाराष्ट्र, तो निसर्ग यहाँ पे प्रभाव डालेगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में आया तूफान निसर्ग कहाँ पर था, क्या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, तो वह कहाँ पे है, अरब सागर। तो प्रश्न को देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी खिलाड़ियों की कमाई की सूची में कौन भारतीय शामिल है, इस प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा और चर्चा करते हैं। फोर्ब्स एक संस्था है जो लगातार आर्थिक संदर्भों में सूचियां जारी करता है, चाहे वह एशिया के सर्वाधिक 100 अमीर या फिर विश्व के 100 अमीर, या फिर खिलाड़ियों द्वारा 100 विश्व के 100 खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, चाहे वह पुरुष हो महिलाएं हो, है ना, इस तरह का लिस्ट ये जो फोर्स जारी करता है। इसी संदर्भ में इसने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 100 विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। तो वह जो सूची जारी की गई उस सूची में एक भारतीय शामिल है, वह भारतीय कौन है, वह है विराट कोहली, और 100 लोगों में इनका जो नंबर है वह है 66वां। ओके, महत्वपूर्ण बात क्या कि ये जो सूची जारी हुई है, इस सूची में नंबर 1 पर कौन है, रोजर फेडरर। जैसा कि हम जानते हैं रोजर फेडरर एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो ये नंबर 1 पर है, ये विराट कोहली नंबर 66 पर है। और एक विराट कोहली के संदर्भ में बात निकली है तो एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि कोविड-19 के प्रभाव के संदर्भ में जब पूरा विश्व एक हो रहा था, एकजुट है, ये भी कह सकते हैं कि हर देश के नागरिक अपने अपने स्तर पर सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, तो उस समय बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि इन जैसे खिलाड़ी महानुभाव भी देश में लोगों की समस्याओं को के निस्तारण में कुछ योगदान देंगे। लेकिन ये श्रीमान डायनासोर की तरह मुद्रा बनाए हुए सामने आ रहे हैं, और इसकी बड़ी मिमिक्री भी, बड़ी हंसी भी इनकी उड़ाई गई है, मजाक भी बनाया गया है। तो पैसा कमा लेना एक अलग चीज होता है और लोगों से सम्मान पाना, जनता के दिलों में बस जाना बहुत अलग चीज होता है। और इस संदर्भ में एक सोनू सूद का नाम आया है, हम उन्हें कभी भी क्वेश्चन में लेंगे। तो सोनू सूद एक बड़ा नाम निकल के आया है जो फिल्मी दुनिया यानी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़े हुए हैं, और लगातार अपने पैसे पर बहुत सारे श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए यानी कि सूक्ष्म लघु, है ना, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस को लाभ पहुंचाने हेतु इनकी मानक सीमा में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। तो अब परिवर्तन क्या है,
हमें ये समझना है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं, और चूंकि यह परिवर्तन है और यहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपको आने जा रहा है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे जुडिशरी हो, बिहार की या यूपी की, या यूपी का आरओ एआरओ या जो भी एग्जाम हो, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन एक रहना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या अब हो गई है परिभाषा। जो सूक्ष्म यानी कि जो सूक्ष्म इंटरप्राइजेस थे उनकी पूंजी में पहले क्या सीमा होती थी, 25 लाख, वो बढ़ाकर कर दी गई 1 करोड़। साथ ही साथ सूक्ष्म की जो टर्नओवर साल भर होती थी, पहले उसका पुराना था 50 लाख, उसे बढ़ाकर अब कर दिया गया 5 करोड़। यानी कि अगर कोई एक इंटरप्राइजेज साल भर में मतलब उसका पूंजी जो है 1 करोड़ है, तो वह अब क्या माना जाएगा, सूक्ष्म ही माना जाएगा। साथ ही साथ उसका टर्नओवर एज 5 करोड़ है, 50 लाख पहले रखा गया था, यानी ये 5 करोड़ कर दिया गया है, तो वह सूक्ष्म माना जाएगा। नेक्स्ट वन, जो लघु है हमारा, उसकी सीमा पहले क्या थी, 5 करोड़ पूंजी थी, अब वो 10 करोड़ कर दी गई है। टर्नओवर उसका 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट, मध्यम जो होता है इंटरप्राइजेज है, उसकी पूंजी 10 करोड़ हुआ करती थी, बढ़ाकर उसकी पूंजी को 50 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ इसका टर्नओवर जो 50 करोड़ का होता था, उसे बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अब इतने इनके जो कैप बढ़ा दिए गए हैं, इससे अब इन्हें जो है लोन लेने में, है ना, बहुत सारी सहूलियतें मिल पाएंगी। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने जब यहाँ पे चर्चा किया था कि जब जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान जो 5 सूत्री था उसके चलाने की बात की गई थी, तो हमने यहाँ पे चर्चा किया था कि एमएसएमई के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो उस समय हमने यह भी आपसे चर्चा की थी कि एमएसएमई एक तरह से भारत की आत्मनिर्भरता अभियान का रीढ़ हो सकता है, अर्थात उसे सफल बनाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए यह परिवर्तन किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य में एक गर्भवती हथिनी को विस्फोटक युक्त फल खिलाकर मार दिया गया? साथियों सोचिए जरा, एक गर्भवती हथिनी हो और उसे कोई विस्फोटक युक्त फल खिला दिया जाए और उसकी हत्या हो जाए, क्या यह मानवता की किस सीमा को छू रहा है? आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि मानव आखिर कहाँ तक चला गया, किस स्तर तक गिर गया है। और प्रश्न कर देख लेते हैं पहले कि यह वो है, उत्तर क्या है कि यह घटना घटित हुई है केरल राज्य में, अर्थात केरल राज्य के मामल्लपुरम के जिले में कुछ लोगों ने जो है, जब गांव में एक हथिनी जो गर्भवती थी भोजन की तलाश में आ गई, तो उसे अनानास में विस्फोटक भरकर उसे दे दिया गया। उस हथिनी की सद्भावना को देखिए कि वह उस चाहती तो वह उसके पेट में अंदर गया तो वहीं पे उत्पात मचा देती, लेकिन नहीं, वह हथिनी धीरे से चलते हुए आई और एक तालाब में जाकर खड़ी हो गई, और उस तालाब में खड़ी होने से किसी भी मानव जाति को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह धीरे धीरे करके मर गई। लेकिन सोचिए कि अगर वह चाहती तो वहीं उत्पात मचा सकती थी और कुछ लोगों को घायल भी कर सकती थी। लेकिन सवाल वह नहीं है कि उसने क्या किया, सवाल यह है कि आखिर मानव जाति ने क्या किया, जो कि विवेकशील माना जाता है। मानव की इसी विवेकशीलता को, जो यह हथिनी जैसे गर्भवती हथिनी को जब विस्फोटक युक्त फल खिलाकर मार देता है, तो हमें लगता है कि शायद जो कोरोना या कोविड-19 जैसा जो कहर आया है, शायद प्रकृति इसीलिए लेके आई है कि मनुष्य को जगाने के लिए, समझाने के लिए कि इतना ज्यादा मत गिर पाना, थोड़ा सा दायरे में रह ले। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? 3 जून को। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह तीसरी बार मनाया जा रहा है 2020 में। इसका मतलब क्या है कि यह 2018 में पहली बार मनाया गया था। तो इसके मनाए जाने के पीछे कारण क्या है? इसके मनाए जाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है कि साइकिल की विशिष्ट दीर्घायु और इसके जो स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से, यानी कि हम जानते हैं कि साइकिल को चलाने में, यानी साइकिल के चलने में कोई ऊर्जा, कोई पारंपरिक ऊर्जा नहीं लगती, बल्कि हमारे शरीर की जो पेशियां हैं उन्हीं के द्वारा यह चलाया जाता है। इससे न सिर्फ हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिलता है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी लाभदायक है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह विश्व साइकिल दिवस मनाना शुरू किया गया। कब? 2008 से 3 जून को। और इसे मनाने वाला जो संस्था मुख्य रूप से कौन सी है, वह है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ओके साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, बिमल जुल्का समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बिमल जुल्का समिति संबंधित है फिल्म जगत को तर्कसंगत बनाने प्लस फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए कुछ स्वायत्त जो निकाय हैं उनकी समीक्षा करने।
अर्थात फिल्मी दुनिया को वित्तीय सहायता देने के लिए बहुत सारे स्वायत्त निकाय हैं, तो उनकी भी समीक्षा करना था उसे, साथ साथ फिल्मी मीडिया जगत को तर्कसंगत बनाना था। तो यह बिमल जुल्का समिति ने जब पूरा इसका जो भी अपनी समीक्षा करी, तो इसने समीक्षा के द्वारा एक फंड बनाने की, है ना, एक क्या बनाने की इसने कही है, एक फिल्म प्रमोशन फंड, फिल्म प्रमोशन फंड। बेसिकली हम देखते क्या है कि जो फिल्मी जगत के जो लोग, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, या उसी ऐसे ही विषयों पर फिल्म बनाते हैं जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा उसको सेल करके उन्हें धनार्जन हो सके, है ना, लाभ कमाया जा सके। लेकिन जबकि बहुत सारी कुछ ऐसी भी जरूरतें होती जो सामाजिक या राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाए जाने की जरूरत होती है, और अन्य देशों में इस तरह की फिल्में बनती भी हैं। तो उन फिल्मों को जिनसे की आर्थिक लाभ कम होने की संभावना रहती है, ऐसे फिल्मों को बनाने के लिए बिमल जुल्का समिति ने एक फिल्म प्रमोशन फंड गठित करने का सुझाव दिया है, ताकि यह जो फिल्म प्रमोशन फंड है, इससे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए फिल्में भी बनाई जा सके। ओके साथियों, आज का अंतिम प्रश्न था। थैंक यू।